नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आर्द्रता के बारे में, संघनन के बारे में, संघनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, मेघ यानी बादल कौन कौन से होते हैं, बादलों के प्रकार के बारे में, वर्षण जो है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, और वर्षा जो है उसके प्रकार कितने होते हैं, जैसे संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। फिर पूरे विश्व में वर्षा का वितरण किस प्रकार से है, यानी कौन से क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, टुंड्रा क्षेत्र में ज़्यादा होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ज़्यादा होती है ना। ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी आज के लेक्चर में हम हासिल करने वाले हैं। इससे पिछले वाला जो लेक्चर जो अपना था, उसमें हमने देख लिया था वायु राशियों के बारे में, वाताग्र के बारे में, चक्रवातों के बारे में, और प्रति चक्रवात के बारे में भी हमने उसमें जानकारी हासिल कर ली थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया था। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं वो हमने देख लिया था। हाल फिलहाल में अपने हिंद महासागर में आए हुए कुछ चक्रवातों के नाम भी हमने देख लिए थे, है ना। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। वायुमंडलीय आर्द्रता सबसे पहले क्या होती है? अगर आपको कोई कहे कि आर्द्रता मतलब क्या, तो आर्द्रता मतलब आपके दिमाग में आएगा कि सर नमी, है ना। तो वही नमी जो है उसे ही आर्द्रता कहते हैं। तो नमी जो है जलवाष्प जो है उसके रूप में रहती है ये नमी हमेशा। तो ये नमी जो होती है ना वातावरण में, जो अपने पर्यावरण में, उसी को ही कह देते हैं आर्द्रता, है ना। तो जो आर्द्रता है वो वाष्प के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है, और सूर्य ताप द्वारा जल वाष्पीकृत होकर जलवाष्प में बदल जाता है। जब सूर्य ताप की वजह से जल जो गर्म होता है, और गर्म होकर फिर वो जब ऊपर उठता है भाप बनकर, तो उसी भाप की वजह से वो क्या बन जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, है ना। अब देखिए, वाष्पीकरण की मात्रा जो है वो और उसकी तीव्रता जो है किस पे डिपेंड करती है? वो वायु के ताप पर डिपेंड करती है, वायु की आर्द्रता पर डिपेंड करती है, वायु की गति पर डिपेंड करती है ना। जैसे अगर ज़्यादा ताप वाली गर्म और शुष्क वायु है, समझ रहे हैं बात आप? अगर गर्म ताप वाली और शुष्क वायु है, गर्म ताप वाली अगर वायु है, उसमें क्या होगा, शीतल वायु की अपेक्षा नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जो भी अगर हम देखेंगे जिसका तापमान ज़्यादा है, उस वायु की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है जलवाष्प धारण करने की, ठंडी वायु से, है ना। फिर अगर मान लीजिए, और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जलवाष्पीकरण जो है वाष्पीकरण तीव्र गति से होगा, और जल को वाष्प और गैस में बदलने के लिए, जल को वाष्प और गैस में बदलने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊष्मा की यह छिपी हुई मात्रा ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका मतलब आप समझे, यानी जल को जलवाष्प में या गैस में बदलने के लिए, जल जब गैस में बदलेगा तभी तो वाष्पीकरण होता है। गैस के रूप में जो जल है गैस के रूप में बदलेगा तभी तो वो, उसे ही तो जलवाष्प कहते हैं। तो वो जलवाष्प को बदलने के लिए एक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं। तो वाष्पीकरण में तो देखिए ऊष्मा खर्च होती है, यानी जल को अगर हमें गैस बनाना है तो उसमें हमें ऊष्मा लगेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा ना, तो उसमें ऊष्मा खर्च होती है। और अगर संघनन होता है, तो संघनन का मतलब क्या होता है? ये जो ये गैस जो बन गई थी जल की, ये अगर वापस जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे कहा जाता है संघनन, है ना। फिर और ये संघनन जो होता है वो ऊष्मा मुक्त करता है, और इसीलिए मैंने बताया था आपको कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं वो क्यों बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें संघनन की गुप्त ऊष्मा जो है वो प्राप्त होती रहती है, जो जलवाष्प होता है उससे। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्द्रता और तापमान के बीच में संबंध क्या होता है ना। तो आर्द्रता और तापमान के बीच में देखिए एक बड़ा ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और वो संबंध क्या होता है कि देखिए, किसी वायु में निश्चित तापमान पर नमी धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। कोई भी तापमान है उसके ऊपर उसकी एक निश्चित क्षमता होगी जितना वो नमी धारण कर सकती है। यानी कि जो अधिक तापमान वाली वायु होगी वो अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है, अधिक नमी धारण कर सकती है ना। और जो कम गर्म हवा है, या कह लो कि ठंडी हवा है, वो जो ठंडी पवन है, ठंडी वायु है, वो कम मात्रा में जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है ना। और यदि उस वायु में तापमान किसी कारणवश से बढ़ जाए तो वाष्प धारण करने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। समझ गए आप बात? यानी अगर हम जो वायु है उसका तापमान बढ़ा दें तो उसमें जल धारण करने की क्षमता, यानी नमी धारण करने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। तो अब आर्द्रता हमने जान लिया कि जो जल की जो नमी वायुमंडल में है
उसे ही कहते हैं हम, उस नमी को ही कह देते हैं आर्द्रता। समझ गए आप? और आर्द्रता और तापमान के बीच में संबंध भी समझ गए। अब आर्द्रता के प्रकार समझ लेते हैं। आर्द्रता के प्रकार होते हैं, एक निरपेक्ष आर्द्रता, एक होती है सापेक्ष आर्द्रता। दो मोटी मोटी आर्द्रता होती है ना। या समझिए, देखिए ये जो है ये आर्द्रता ही है। अब है निरपेक्ष आर्द्रता और एक होती है सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता में क्या होता है, सबसे पहले निरपेक्ष आर्द्रता आप समझिए। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि वायुमंडल में कोई वायु है, उस वायु में कितने परसेंट ह्यूमिडिटी है, कितने परसेंट नमी है ना। वो जो जितने परसेंट नमी है वो निरपेक्ष आर्द्रता है। समझ गए आप? मान लो कि कोई वायु है, उसका तापमान है 75 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए आप, मान लीजिए, मानने को कितने मान लो, उस 75 डिग्री सेल्सियस पर उसके उस वायु में जो है आर्द्रता है, मान लो टोटल 100% होती है, तो उसमें इस आर्द्रता अभी है मान लो 80%। इसमें अभी 80% जो है वो आर्द्रता है। तो ये जो है हो गई निरपेक्ष आर्द्रता। समझिए आप? निरपेक्ष आर्द्रता में किसी से कंपैरिजन नहीं किया जाता। जो भी वायु है उसका जितना तापमान है, उस तापमान पर कोई निश्चित तापमान है, उस निश्चित तापमान पर उसमें जो एक आर्द्रता की मात्रा होती है वही हो जाती है निरपेक्ष आर्द्रता। अब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता। तो रिलेटिव का मतलब है किसी न किसी से वो कंपैरिजन करवा रहा है। तो उसमें कंपैरिजन किससे करवाएगा? मान लो कोई भी वायु है, उसकी क्षमता है 100%। समझ गए आप बात? उसकी क्षमता है 100%। और मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए आप 20 डिग्री तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जो इसमें नमी कितनी है, 50% है। समझ गए आप? और 30 डिग्री पर इसकी जो है वो कितनी है, 30% है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी? कैपेसिटी मान लो इसकी 100% है। आपको यहाँ समझिए, मान लो इसकी कैपेसिटी है 100% और इसके अंदर मौजूद है 80% ही। तो ये क्या होगी? ये सापेक्ष आर्द्रता होगी। 80% जो है ये सापेक्ष इसकी आर्द्रता हो गई है। यानी कि जितनी होनी चाहिए, जितनी आर्द्रता उसकी टोटल उसकी कैपेसिटी है, उस टोटल कैपेसिटी की तुलना में उसके पास कितनी आर्द्रता है उस तापमान पर, वो होती है उसकी सापेक्ष आर्द्रता। मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसकी आर्द्रता जो है की क्षमता है 100%, परंतु इसके पास है 80%। तो क्या होगा कि ये जो 80% है ये उसकी क्या होगी, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या उसकी सापेक्ष आर्द्रता ये हो गई। समझ गए? यहाँ आ जाइए। तो ये देखिए, किसी निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन वाली वायु राशि में आर्द्रता का सामर्थ्य तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा के अनुपात को ही सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब इसमें कितनी कठिन भाषा में लिखा है वो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया एकदम। यानी कि जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुपात में उसमें कितनी है। यानी मान लीजिए आप में क्षमता है 100 नंबर लाने की। समझ लीजिए बात। आप में क्षमता है कि आप जो है 100 नंबर ला सकते हो किसी सब्जेक्ट में, परंतु आप ला रहे हो 80 नंबर ही। तो आपके रिलेटिव जो है, जो आपकी देखा जाएगा वो ये आपकी योग्यता फिर ये होगी। तो इसमें जो रिलेटिव आर्द्रता जो है वो है होगी सापेक्ष आर्द्रता ये 80। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता इक्वल्स निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है, यानी कि उसमें कितनी है, 80% है। ये तो निरपेक्ष है ना, डिवाइडेड बाई आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति कितनी है, उसमें 100 है उसमें, ठीक है, और गुणा 100। तो इस प्रकार से 100 से 100 कट गए तो 80 जो है वो क्या आ गई उसकी, ये आ गई उसकी निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता उसकी आ गई। बाकी विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है इतना जानने की आपको जरूरी नहीं है। अब देखिए आर्द्रता हमने जान ली है ना, जलवाष्प क्या हो गया वो हमने जान लिया। अब देख लें संघनन क्या होता है। तो जलवाष्प जो है वो जल के रूप में बदलने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं। सबसे पहले जल है ना, सबसे पहले पानी है। ये पानी क्या होगा, सूर्य के द्वारा ऊष्मा जब इसको प्राप्ति होगी तो इसका जलवाष्प बनेगा, है ना, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होके जो ये वाष्पीकरण हो रहा है, ये तो इसको तो वाष्पीकरण कह दिया, और यही तो यहाँ से तो आर्द्रता आती है। फिर जब ये ऊंचाई पर चला जाएगा और अपने आसपास का तापमान जो है उसकी अपेक्षा ये वायु ठंडी हो जाएगी, तो ये जो जलवाष्प है, जो गैस थी, वो जल बूंदों में बनना जो जमना हो जाए, जल बूंदें बनना उसकी शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जल बूंदें बन रही है। तो यही जो जलवाष्प है, इस जलवाष्प का जल की बूंदों में निर्माण होना, यही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है ना।
तो वायुमंडल में भाप हवा के ठंडे होने पर जल का रूप ले लेती है और फिर जो जल सीकर होते हैं वो बादल तथा कोहरा उसी विधि से बनते हैं। तो बादल बनना और कोहरा बनना ये सब इसी विधि से तो बनते हैं, संघनन से ही तो बनते हैं। ठीक है साहब, समझ गए। और जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उस तापमान के औस बिंदु को औसांक कहा जाता है। तो औसांक किसे कहेंगे? जिस तापमान पर जो है वायु संतृप्त हो जाती है ना। यानी कि वायु का संतृप्त होने का मतलब क्या है कि उस वायु की जितनी क्षमता है ना उतनी क्षमता अब उसने ग्रहण कर लिया है, अब उससे ज़्यादा वो जल ग्रहण नहीं कर सकती। मान लीजिए कि वायु की क्षमता है 100 उसकी क्षमता है, और ये मान लीजिए 30 डिग्री तापमान पर इसकी क्षमता है 100, और वायु ने 100 आर्द्रता जो है वो ग्रहण कर ली, 100 यूनिट आर्द्रता ग्रहण कर ली, तो मतलब ये वायु जो है वो संतृप्त हो गई है। समझ रहे आप बात? तो अब ये संतृप्त हो गई, इसे ही कह दिया गया इसका औसांक बिंदु, क्योंकि अब औस बन जाएगी इसकी इस प्रकार से, तो वो हो गया औसांक बिंदु से कह दिया गया। और औसांक बिंदु, यदि वायु का तापमान औसांक बिंदु से नीचे गिर जाए तो उसकी अतिरिक्त भाप छोटे छोटे जल सीकरों में बदलने लगेगी और संघनन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। समझ गए आप बात? यानी वायु का तापमान अब औसांक बिंदु से नीचे गिर गया, यानी वायु जो है अब जितनी ठंडी होगी अब उसका तापमान, उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी। अगर इसके मान लीजिए तापमान बढ़ा दें तो ये 100 की जगह अब 120 भी ग्रहण कर लेगी यूनिट अपने अंदर, पर 30 डिग्री पे उसके औसांक बिंदु आ गया कि बस वह 100 ही ग्रहण कर सकती है। समझ रहे हैं आप बात? तो वायु को संतृप्त दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो उस वायु में उतनी आर्द्रता मिला दो जितनी उसको जरूरी है, या तो उस वायु को ठंडी कर दो आप। समझ रहे हैं आप बात? नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु जो है वो 100 यूनिट उसका औसांक है, ठीक है, परंतु मान लो अपने पास 30 डिग्री की वायु है और सेल्सियस की वायु है अपने पास 80 ही है। तो अब दो तरीके क्या हो सकते हैं? दो तरीके क्या हो सकते हैं इसको संतृप्त में बनाने के लिए? या तो इस 80 डिग्री की 80 जो यूनिट आर्द्रता है उसको बढ़ा के 100 कर दिया जाए, या तो ये तापमान जो है इस तापमान को ही कम कर दिया जाए। यानी अब इस तापमान को मान लो 20 कर दिया जाए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है 80 यूनिट की आर्द्रता। तो समझ गए ना आप? तो दो तरीके से जो है वो इसकी संतृप्त इसको किया जा सकता है, या तो हवा का ठंडा कर दिया जाए या तो आर्द्रता जो है वो पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दी जाए, है ना। अब देख लेते हैं संघनन के अलग अलग प्रकार के रूप, कि किस प्रकार के संघनन के अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। तो संघनन का रूप होता है एक तो ओस, ये देखिए आपने देखा ही होगा ओस किस प्रकार से होता है। तो ओस कब बनती है? देखिए जब सूर्य की वजह से पृथ्वी गर्म होती है दिन में, और रात में फिर देखिए वो वापस विकिरण पिंड के रूप में अपना बिहेव करती है और विकिरण के रूप में दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में वो विकिरित कर देती है अपने ताप को, है ना। उसकी वजह से धरातल ठंडा हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात? तो धरातल के आसपास जो भी आर्द्रता होगी अब उसका संघनन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ठंडा हो गया है अपने आसपास से। तो जब वो वहाँ पर उसका संघनन होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो इस प्रकार से पेड़ पौधों के ऊपर और ये जल की बूंदों के रूप में संघनन हो जाता है, उसे ही कह दिया जाता है ओस कह दिया जाता है। ये देखिए ये छोटे छोटे आर्द्रता के कण पेड़ पौधों, धरातल और वस्तुओं पर जल बिंदु के रूप में बैठ जाते हैं, है ना। इसके लिए आवश्यक क्या है? ठंडे रात में ठंडे धरातल के संपर्क में ये आनी चाहिए, और ये ओस जो है ये फसलों के लिए लाभदायक होती हैं। अब आ जाता है तुषार। तुषार कह दो या पाला कह लो, एक ही बात है। तो तुषार में क्या होता है कि मान लीजिए ये जो यहाँ पर जो संघनन हुआ है, यहाँ पर तापमान तो 0 डिग्री के आसपास है ना, यानी 0 डिग्री से ऊपर है तो ये ओस के रूप में संघनन होगा। और अगर 0 डिग्री तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, है ना, तो वहाँ पर देखिए जल के रूप में क्या हो जाएगा? जल के रूप बजाय वहाँ पर बर्फ जो है इस प्रकार से उनमें जमेगी, तो है ना, ये क्रिस्टल के रूप में बर्फ जो है उनके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है तुषार। तुषार या पाला भी देखिए कहा जाता है। इस प्रकार का पाला आपने गांव में देखा होगा किस प्रकार से फसलों पे पाला पड़ जाता है, और ये पाला जो है स्वास्थ्य के लिए फसलों के हानिकारक होता है, जबकि ओस जो है वो लाभदायक होती है। इसके लिए ये कहाँ पर होता है पाला या ओस के लिए? देखिए वही है, कंडीशंस वही हैं, परंतु देखिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम चला गया तो पाला जमेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर है तो ओस पड़ेगी, है ना। इसके लिए क्या चाहिए? शांत वायु चाहिए, वायु चलनी रहनी होनी चाहिए इधर उधर, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, लंबी शीतकालीन रात्रि होना चाहिए, इस प्रकार की ये जो है। और पर्वतीय ढालों की अपेक्षा घाटियों और मैदानों में पाला अधिक पड़ता है। पर्वतीय ढालों में जो है पाला नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो रात की जो
वायु जो है वो तो नीचे ठंडी आती है और ऊपर जो है वो गर्म वायु चली जाती है, इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं होता। फिर देखिए कोहरा क्या होता है, तो कोहरा भी देखिए एक प्रकार का संघनन ही है। उसमें क्या होता है कि तापमान जब नीचे का जो जो पर्यावरण है धरती का वायुमंडल है, वहाँ पर क्या होता है कि जो धूल के कण वगैरह सब होते हैं वो केंद्रक के रूप में काम करते हैं और जल उनके ऊपर जमा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है तापमान कम होता है। तापमान कम होगा तो फिर उसके ऊपर वो जमना शुरू हो जाएंगे, संघनन होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से जो है वो हमें कोहरा या ये जिसे हम कहते हैं धुंध वगैरह कहते हैं वो बनते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा, है ना। तो कोहरा जो है ना ये कोई हम हानिकारक नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए, ये तो नेचुरल फिनोमेनन है, ये तो होता ही है। ऐसा तो पहाड़ों वगैरह में भी होता है, वहाँ तो पोल्यूशन नहीं होता, तो वो इसीलिए होता है। समझ गए आप बात। फिर देखिए ये घना कुहासा वगैरह कोहरा वाली वही बात है कि धुंध जो है वो कोहरे का ही एक रूप है, और कोहरा घना होता है मगर धुंध जो है वो हल्की पतली पतली होती है। अब आ जाता है हिमपात, है ना। तो हिमपात जो है उसमें भी संघनन का एक प्रकार का, इसमें होता क्या है, जब संघनन हो रहा हो उस टाइम पे वायु का तापमान जो है वो हिमांक बिंदु से काफ़ी नीचे गिर जाए। मान लीजिए जब संघनन हो रहा हो और संघनन होते समय जो है वो वायु का तापमान हिमांक बिंदु से ही नीचे गिर जाए, यानी कि हिमांक बिंदु मतलब जहाँ पर हिम बन जाता है जल, उससे नीचे गिर जाए, तो फिर वो जलवाष्प है वो हिम के कणों के रूप में बदल जाता है और फिर वो भारी होने की वजह से नीचे गिरने लगता है। तो इस प्रकार से आपने मनाली वगैरह में, पटनी टॉप वगैरह में आपने देखा होगा, कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गया हिमपात, ठीक है। फिर देख लेते हैं ओलावृष्टि। ओलावृष्टि में क्या होता है, जब आर्द्र पवनें होती हैं, जो आर्द्र पवनें हैं उन पवनों का तापमान अगर हिमांक बिंदु से बहुत नीचे गिर जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे गिर जाए, तो उनमें जो जलवाष्प हुआ करता था वो जलवाष्प जल्दी से संघनित हो जाएगा और वो हिम कणों में बदल जाएगा। और हिम कण देखिए कभी कभी बहुत बहुत बड़े ओलों का रूप भी धारण कर लेती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ओले है ना, तो इसे कह दिया गया ओलावृष्टि, है ना। तो ये हमने देख लिया संघनन के प्रकार, पाला देख लिया, है ना, ओस देख लिया, कोहरा देख लिया, ये सब याद रखने आपको, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से। फिर आ जाता है मेघ। मेघ यानी बादल, है ना। तो बादल भी देखिए संघनन से ही बनते हैं, बादल जो है वो संघनन से ही बनते हैं। जब जलवाष्प का संघनन ऊपर जाकर हो जाता है ना, और तभी तो उसका बादलों का निर्माण होता है ना। देखिए कोई भी वायु जो है वो वायु राशि ऊपर गर्म होकर ऊपर उठती है और वो अधिक ऊंचाई पर चली जाएगी, उसकी वजह से वहाँ पर देखिए औसांक प्राप्त कर लेगी उसकी आर्द्रता, और औसांक प्राप्त करने पर औसांक 0 डिग्री से ऊपर होता है तो जल बिंदु बनते हैं, और औसांक 0 डिग्री से नीचे होता है तो हिम बिंदुओं की रचना होती है, और इस प्रकार से हिमपात होने लगता है। समझ गया बात। और ये जो सूक्ष्म कणों से ही मेघों का निर्माण जो है वो हमेशा श्वेत हमें दिखाई देता है, जो इसमें सूक्ष्म कण जो पाए जाते हैं जल के, उसकी वजह से। अब मेघों के प्रकार देख लेते हैं। तो मोटे मोटे तो मेघों के प्रकार होते हैं ये पक्षाब, कपासी, स्त्री और एक होता है वर्षा मेघ। ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है यही हमें पढ़ने, बाकी इसमें तमाम प्रकार के 10 प्रकार के प्रकार बता रखे हैं, वो हमें नहीं देखना। सबसे पहले तो 3 प्रकार के बादल, एक तो ऊंचाई वाले, एक मध्यम ऊंचाई वाले और एक निचली ऊंचाई वाले, है ना, नीचे वाले, लो लेवल के। तो जो उच्च स्तर के जो बादल होते हैं उनसे बारिश नहीं होती है, जो मध्य स्तरीय बादल है उनसे भी बारिश नहीं होती है, जो निम्न स्तरीय बादल होते हैं ना उनसे हमारे यहाँ बारिश आती है। तो ना पक्षाब से बारिश आती है, ना कपासी से बारिश आती है, ना स्त्री से बारिश आती है, सबसे बारिश आती है वर्षा वाले जो मेघ होते हैं ना उनसे, है ना। तो उसमें भी कपासी वर्षी जो मेघ होते हैं ना उनसे बारिश होती है। तो ये 10 प्रकार के मेघ दे रखे हैं, वो आपको याद नहीं करने हैं, आपको बस इतना याद रख लेना है कि सबसे ऊपर जो है वो पक्षाब मेघ आते हैं, उसके नीचे कपासी आते हैं, उसके नीचे स्तरी मेघ आते हैं और इसके नीचे वर्षा मेघ आते हैं, है ना। और हमारे लिए काम के कौन से हैं, ये वर्षा, है ना। तो कपासी वर्षी जो मेघ होते हैं ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इंग्लिश में कहते हैं, इन मेघों से ही वर्षा होती है, इतना आपको याद रख लेना है। और ऊपर से नीचे के में इनका क्रम जो है याद रख लेना, ऊपर कौन सा है ना, ठीक है। बस इतना ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो मैंने पढ़ने के लिए तो आपको सब कुछ दे दिया है, कौन कौन से प्रकार के बादल कितने कितने प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के बादल हैं और 10 प्रकार के बादल मैंने आपको दे दिए हैं, आप आराम से बैठ के पढ़ लेना। अब है वर्षण। वर्षण या वर्षा, आप कहोगे सर वर्षा कौन है, वर्षण क्या होता है? नहीं, वर्षण का एक भाग है वर्षा। वर्षण का मतलब है जो जलवाष्प जो है पर्यावरण में, वायुमंडल में,
वो संघनित होकर जब पृथ्वी पर गिरता है उसको ही कहा जाता है वर्षण। अगर वो नीचे गिर रहा है जल बूंदों में तो उसको वर्षा कह देते हैं, अगर वो हिमकणों के रूप में गिर रहा है तो उसे ओलावृष्टि या हिमपात कह देते हैं। समझ रहे हैं आप बात। और वर्षण के लिए क्या चाहिए, उष्ण आर्द्र वायु जो है उसका औसांक प्राप्त करना जरूरी है। यानी कि जो आर्द्र वायु है उसका औसांक प्राप्त करना जरूरी है। औसांक का मतलब अब वो संतृप्त हो गई है, औसांक का मतलब है वो संतृप्त हो गई है, जितनी उसकी क्षमता थी वो खा चुकी है, अब पेट भर गया उसका, है ना। जैसे आप भी खाना खा लेते हो, पेट भर जाता है आपका, तृप्त हो जाते हो ना आप, तो वो तृप्त का मतलब वही है। ये हवा, ये जो वायु है ये भी तृप्त हो जाती है, खाना इसका पेट भर जाता है बस, तभी जो है इसका पेट भरना जरूरी है। जब इसका पेट भर जाएगा तभी ये वर्षा कराएगी, नहीं तो नहीं कराएगी। मतलब पेट भर गया उल्टी करेगी, ये समझो आप। तो ठीक है। इस प्रकार से औसांक प्राप्त करने पर जो जल के कण हैं वो मेघों के रूप में बनना शुरू कर जाते हैं, मतलब संघनन उसका होना शुरू हो जाता है। और वायुमंडल में मेघ कब बनेंगे, जब वायु पर्याप्त रूप से ठंडी हो जाएगी। अगर वायु गर्म है तो वो ऊपर उठती जाएगी और ऊपर, क्योंकि गर्म वायु जो है ना, गर्म वायु वो हल्की होती है, तो जब तक हल्की है वो ऊपर उठती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी, और जब वो ठंडी हो गई तो अब भारी हो जाएगी और अब वो उसको नीचे आना ही पड़ेगा, है ना। अब देखें वायु किस किस दशाओं में ठंडी हो सकती है ना। और मतलब अब वायु का जो है वो औसांक बिंदु कितने प्रकार से प्राप्त कर सकती है, तो कैसे कैसे प्राप्त कर सकती है। धरातल पर असाधारण ताप के कारण वायु गर्म होकर ऊपर फैलती है और अधिक ऊंचाई पर चली जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी, पहले तो ये हो गया। दूसरा, चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी हो जाती है। तो वाताग्र में जो हमने देखा था बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों में होता है, तो जो ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु चढ़ जाती है और फिर वो ऊपर चली जाएगी तो फिर अपने आप ठंडी हो जाएगी। तीसरा क्या हो सकता है, दो भिन्न ताप वाली वायु राशियाँ जब मिलती है तो ठंडी हो जाती है ना। यानी एक गर्म मिल रही है और एक ठंडी मिल रही है तो फिर वो ठंडी हो जाएगी। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने वाली पवनें इसी प्रकार की होती हैं, है ना। यानी गर्म से जो ठंडी की ओर जा रही है वो ठंडे प्रदेश में चलेगी तो वहाँ का गुणधर्म धारण कर लेगी तो वो वायु राशि पे ठंडी हो जाएगी। तीसरा क्या है, मान लो कोई वायु चल रही है और उसके बीच में पर्वत आ गया, है ना। यहाँ समझो, मान लो ये वायु चल रही है आराम से मज़े में अपनी, और मज़े में आराम से गाने गाते हुए आगे जा रही है। अब गाने गाते हुए ज़्यादा आगे जा रही है और यहाँ पर भाई साहब आ गया एक पर्वत। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि पर्वत को छेद करके तो जाएगी नहीं। अब इसको ऊपर गई और ऊपर गई तो ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई तो अब ये यहाँ पर बादल बन गए, और बादल बन के यहाँ पर ये बारिश कराएगी। समझ रहे बात। तो इस प्रकार से अपनी जो वायु है इस चार प्रकार से ठंडी यहाँ पर हो सकती है ना। तो वायु किस प्रकार से ठंडी होगी, जब वो औसांक बिंदु यानी संतृप्त हो जाएगी तभी वो बारिश कराएगी। अब देख लेते हैं वर्षण के प्रकार। वर्षा यानी वर्षण जो है वो किस रूप में हो सकता है। एक तो फुहार के रूप में हो सकता है। फुहार का रूप है मतलब छोटी छोटी बूंदे, देखिए छोटी छोटी हल्की हल्की बूंदाबांदी जब होती है ना, कहते हैं लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, तो वो जो झड़ी होती है ना, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। चलो खैर वो तो छोड़ो आग वाग तो, पर ये जो झड़ी है ना, ये झड़ी छोटी छोटी बूंदाबांदी जब कहते हैं ना, बूंदाबांदी हो रही है शाबाश, तो वो उसे ही कहते हैं फुहार, उसे कहा जाता है ना। फिर एक होता है सहिम वर्षा, जिसे स्लीट कहा जाता है। कहाँ, अमेरिका में। स्लीट में क्या होता है, वर्षा की बूंदें जो है वो हिमकणों के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बारिश होती है, देखिए ऐसे, है ना। अब जब ओलावृष्टि है उसमें तो मोटे मोटे हो रहे थे, परंतु इसमें देखिए छोटी छोटी कणों के रूप में जो है वो बारिश हो रही है, इसलिए उसको कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है क्या, स्लीट इसे कह दिया जाता है। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया, स्नोफॉल में देखिए मोटा मोटा गिर रहा है, स्लीट में छोटे 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 दाने गिर रहे हैं। फ्रीजिंग रेन में इससे भी छोटे छोटे दाने गिर रहे हैं। और रेन में तो देखिए पानी की बूंदें गिर रही हैं, इसमें पानी की बूंदें और ये देख बर्फ़ के दाने सब आ रहे हैं, परंतु फ्रीजिंग रेन में और इसमें रेन में देखिए बूंदें आ रही हैं पूरी, है ना। फिर आ जाता है ऊपल या ओलावृष्टि, तो हेल स्टॉर्म आ जाता है पूरा। यानी जब कपासी वर्षी मेघ होते हैं ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, वो उत्पन्न वायु की प्रबल तरंगें वर्षा की बूंदों को अधिक ऊंचाई पर पहुंचा देती है, तो वहाँ बूंदें जम जाती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और जहाँ का तापमान बहुत कम हो गया, तो बहुत कम तापमान हो गया तो वो जल क्या करेगा, अब बदल जाएगा ओलों में, और वो ओले आके फिर नीचे गिरते हैं और ओलावृष्टि होती है, जिसे कहा जाता है हेल स्टॉर्म, है ना। देखिए यहाँ दिखाऊँ आपको, कहाँ है ओलावृष्टि, वो पीछे दिखाई थी मैंने आपको ऑलरेडी। फिर हिमवर्षा है, तो स्नोफॉल होती है जो मनाली वगैरह में होती है, वो स्नोफॉल वो वर्षा के रूप में ही वहाँ पर होती है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा पानी पी लो, वो होती है वर्षा के रूप में ही है, पर वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है, इसकी वजह से नीचे आते हैं तो वो वर्षा के कण जो है वो
जम जाते हैं और वो वहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होने लगता है। ठीक है, और अब एक प्रकार आता है वर्षण का, वर्षा यानी प्रिसिपिटेशन का एक होता है रेनिंग। रेन जो है वो प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण का एक भाग है। अब वर्षण का मतलब है कि जब जल बूंदें जो है, जब जल है वो बूंदों के रूप में, जल बूंद में तरल अवस्था में धरातल पर गिर रहा है तो वो वर्षा कहलाती है। अब वर्षा देखिए 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा, एक होती है फ्रंटल रेन या वाताग्र या चक्रवाती वर्षा होती है ना। तो कन्वेक्शनल रेन जो सामान्य तौर पर कन्वेक्शनल रेन होती है वो, तो कन्वेक्शनल रेन का मतलब क्या है, ये पानी देखें यहाँ पर भरा हुआ है, पानी भरा है, सूर्य की गर्मी यहाँ पर आएगी, जल गर्म होगा, इसको जलवाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदल कर देखिए ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर इसका संघनन होगा, बादल बनेंगे और बादल फिर देखिए यहाँ पर बारिश करा देंगे। ये हो गया संवहनीय वर्षा, जो सामान्यतः कहाँ पर होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसी वर्षा होती है ना। विषुवत रेखा प्रदेशों में रोज ऐसी बारिश होती है, शाम को विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है ना वहाँ पर ऐसी संवहनीय वर्षा ही रोज होती है, समझ गए आप। उसके बाद आती है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा देखिए इसमें होता क्या है कि एक जल, ये यहाँ से देखिए जल ग्रहण किया वायु ने, यहाँ से जल इसका वाष्पीकरण हुआ, ऊपर जाके ये वायु आर्द्रता ग्रहण कर लिया। अब ये बादल जो है, ये वायु जो है आर्द्र वायु है, ये आर्द्र वायु चलेगी और ये अभी तक गर्म है, ठंडी नहीं हुई है, चलेगी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आ गया पर्वत। अब क्या करेगी, पर्वत के सारे ऊपर उठेगी, और जब पर्वत के सारे ऊपर उठेगी तो ये ऊपर जाते ठंडी हो जाएगी, ठंडी होते ही क्या हो गया, संघनन हो जाएगा, संघनन हो गया तो भैया अब भारी हो गया बूंद, ये जल की बूंदें अब नहीं सहन हो रहा है इससे, हवा से, वायु से, तो अब ये बोलेगी भाई जाओ बाहर में जाओ, मुझे नहीं पता। तो अब ये जल बूंदों को छोड़ देगी यहाँ से और ये जल बूंदें आके यहाँ गिरने लगेंगी। इसलिए देखिए इस पवन वाले क्षेत्र, जो क्षेत्र है पवनाभिमुख क्षेत्र जो कहते हैं, वहाँ पर होगी बारिश। और अब जगह ये वायु ऊपर चलेगी, अब इसके सहारे वापस नीचे उतरेगी, और नीचे जब उतरेगी तो क्या होगा, इसका तापमान वापस से बढ़ने लगेगा, वापस से तापमान बढ़ने लगेगा, तो अब इसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। पहले इसका जलवाष्प से ही खत्म हो गया सारा, तो वैसे ही ये ड्राई है, शुष्क ये एयर है ऊपर से। अब जब ये नीचे उतर रही है तो तापमान भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ेगा इसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए जो इसका पवन विमुख क्षेत्र है, पवनाभिमुख क्षेत्र है ना, वहाँ यानी पवन के सामने, वहाँ पर तो बारिश होगी, और जो पवन के विमुख क्षेत्र है वहाँ पर बारिश नहीं होगी। इसे कहा जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र। तो अपना जो विदर्भ वाला क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र में विदर्भ वाला क्षेत्र है, वो वृष्टि छाया वाला क्षेत्र ही है। और जो दुनिया में मैक्सिमम बारिश होती है वो पर्वतीय वर्षा ही होती है, और भारत में भी जो मैक्सिमम वर्षा होती है ना, तो वर्षा पर्वतीय वर्षा ही होती है। मैं जब आपको भारतीय मानसून के बारे में और भारतीय वर्षा के बारे में पढ़ाऊंगा ना, उस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भारतीय वर्षा जो है वो मैक्सिमम पर्वतीय वर्षा ही होती है, पर्वतों से टकरा कर ही अपने यहाँ वर्षा होती है। तीसरी और लास्ट प्रकार की वर्षा होती है चक्रवातीय वर्षा। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे ये होती है बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, है ना। और चक्रवातों में भी वैसे ही होती है भाई। चक्रवातों में मैंने बताया था कि जब है यहाँ पर जो है लो प्रेशर है, यहाँ चारों तरफ से यहाँ पर पवनें आएंगी और पवनें आके ऊपर उठेंगी सर्पिलाकार करती हुई, और ऊपर जाके फिर यहाँ इसमें जो आर्द्रता थी ऊपर जाके उनका संघनन होगा और बारिश वहाँ पर होगी, है ना। अब दूसरा देखा जाए तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटल रेन। फ्रंटल रेन मतलब भाई मैंने फ्रंट बताया था आपको कि यहाँ पर देखिए ये उष्ण वायु है और यहाँ पर ये ठंडी ये वायु राशि है, ये जब एक दूसरे के बीच में टकराती है तो बीच में जो क्षेत्र बनता है वो वाताग्र होता है। और जब ये ठंडी वायु के ऊपर ये गर्म वायु ऊपर से चढ़ती है आक्रामक रूप से, और ये ठंडी वायु फिर इसको ऊपर धकेलती है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर संघनन होगा और यहाँ पर बारिश होगी, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा होती है। और जो चक्रवात चला जाता है तो चक्रवात के जाने पर यह वर्षा फिर वहाँ पर समाप्त हो जाती है। समझ आ गया आपको बात। अब देख लेते हैं विश्व में वर्षा का वितरण जो है वो कहाँ कहाँ पर कितने प्रकार का वितरण, किस किस प्रकार से वर्षा होती है। तो सबसे पहले अत्यधिक वर्षा वाली विषुवत रेखीय पेटी, है ना। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, इसका विस्तार कहाँ है, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण तक इसका विस्तार रहता है विषुवत रेखा से। देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये अपनी है इक्वेटर 0 डिग्री, है ना, और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो 10 डिग्री ऊपर, ये 10 डिग्री उत्तर हो गया और ये 10 डिग्री दक्षिण हो गया। यहाँ तक जो है यहाँ पर खूब वर्षा होती है,
क्योंकि यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, तापमान बहुत होता है, तो यहाँ से जल जो है वो गर्म होकर जलवाष्प ऊपर उठती है और सामान्य वर्षा यहाँ पर होती है, खूब वर्षा होती है, रोज़ शाम को वर्षा यहाँ पर होती है। तो यहीं पर देखिए वर्षा वन जो है वो मौजूद है। ये इस क्षेत्र में देखिए पूरे जो आपको दिख रहे हैं ये वर्षा वन अफ्रीका में, ये अमेजन के फॉरेस्ट हो गए, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सब जगह जो है ये आर्द्रता का माहौल रहता है, यहाँ पर वर्षा होती है क्योंकि यहाँ के पवन में खूब आर्द्रता होती है ना, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, और रोज़ यहाँ पर बारिश होती है, 175 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। फिर आ जाता है दूसरा क्षेत्र, आ जाता है व्यापारिक पवनों की पेटी वाला। अब जैसे मैंने आपको व्यापारिक पवनें कहा, आपके दिमाग में कटाक से आ जाना चाहिए कि कहाँ से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री नीचे तक का जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र जहाँ पर जो है व्यापारिक पवनें चला करती है वो वाला क्षेत्र है ना। तो 10 से 20 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों के बीच में ये पाई जाती है, क्योंकि जीरो से लेकर 10 डिग्री तक तो और जो विषुवत की पेटी हो गई है ना, तो उसके ऊपर आ जाएगा व्यापारिक पवनों वाली पेटी। तो व्यापारिक पवनें कैसे कैसे चलती है यहाँ पर समझिए, ये व्यापारिक पवनें ऐसे ही तो चलती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाएं तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाएं तरफ मुड़ जाती है। इस प्रकार से ये पवनें चला करती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है। तो अब इस वर्षा से क्या होगा कि पूर्व से पश्चिम में जाते जाते वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। किससे? तो ये व्यापारिक पवनों वाली पेटी है वहाँ पर, है ना। इसलिए देखिए वर्षा का यहाँ पर महाद्वीपीय भागों में, व्यापारिक पवनों द्वारा महाद्वीपीय भागों में वर्षा होती है, किंतु वर्षा का काफ़ी भाग शुष्क रहता है। मानसूनी वर्षा भी इसी पेटी में आती है। तो व्यापारिक पवनों वाली पेटी में ही मानसूनी वर्षा आती है ना। मानसून मैंने भारत में मानसून ही आता है, तो भारत कौन सी पेटी में पड़ता है? इसी पेटी में तो पड़ता है, व्यापारिक पवनों से प्रभावित होता है। फिर आ जाता है उपोष्ण कटिबंधीय न्यून वर्षा वाली पेटी। अब उपोष्ण कटिबंधीय न्यून वर्षा वाली पेटी क्यों है? क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये 0 डिग्री है और यहाँ पर क्या है, ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र है, तो यहाँ से जो 0 डिग्री से जो विषुवत रेखा से जो पवनें यहाँ से ऊपर उठ के जा रही थी वो यहाँ पर अवतरण करती है, सेम टू सेम नीचे अवतरण करेगी। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है ना। यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो जहाँ जहाँ हाई प्रेशर है, जहाँ जहाँ पवनें नीचे उतर रही है, अवतरण हो रहा है, वहाँ पर तो स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर प्रतिचक्रवाती वातावरण पैदा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम बारिश यहाँ पर होती है, क्योंकि उच्च दाब वाला क्षेत्र है ना। उच्च दाब वाले क्षेत्र में बारिश होगी नहीं, बारिश होने के लिए निम्न दाब का क्षेत्र चाहिए, पवनें ऊपर की तरफ जानी चाहिए संवहन करती हुई, है ना। इसलिए वर्षा यहाँ पर बहुत ही कम होती है। और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में आर्द्र पवनों से यहाँ पर कहीं कहीं पर ग्रीष्म काल में वर्षा हो जाती है, नहीं तो इसमें वर्षा देखिए औसतन 25 सेंटीमीटर तक ही इसमें वर्षा पाई जाती है, बहुत ही कम वर्षा इसमें होती है। ठीक है, फिर आ जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो ये तो यूपीएससी का फेवरेट है कि भूमध्य सागरीय, देखिए ये 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाया जाता है और यहाँ पछुआ पवनों और चक्रवातों से वर्षा होती है। तो पछुआ पवनों के प्रभाव में ही ये चक्रवात, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो इनके प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर चलते रहते हैं और इनमें वर्षा होती है। और भूमध्य सागरीय वर्षा का उदाहरण है, इसकी विशेषता यह है कि इनमें वर्षा शीतकाल में होती है ना। तो उत्तर भारत में भी जो शीतकाल में वर्षा अपने यहाँ होती है ना, जनवरी में, दिसंबर में, जनवरी में जो वर्षा अपने यहाँ होती है वो इन्हीं पछुआ पवनों की वजह से ही होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। जब हम भारतीय मानसून पढ़ेंगे तब और आपको बताऊंगा, पर अभी समझ लीजिए। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो इन्हीं चक्रवाती वर्षा की वजह से ही होता है, तो इनकी वजह से शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये आप याद रखना कि शीत ऋतु में जो है वो वर्षा होती है। फिर आ जाते हैं मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा वाली पेटी। अब देखिए मध्य अक्षांशों में एक अधिक वर्षा वाली पेटी है और वहाँ पर जो है वो वन भी खूब घने पाए जाते हैं, है ना। वहाँ पर 40 से 60 डिग्री के बीच में ये पाया जाता है। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र यहाँ पर रहता है। अब उतनी ऊंचाई पर भी निम्न दाब क्षेत्र कैसा रहेगा, तो वो पृथ्वी की कोरियोलिस बल की वजह से ऐसा हो पाता है ना। और ये भी पछुआ पवनों की पेटी में ही ये स्थित होता है और यहाँ पर वर्षा देखिए खूब होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होगी और भीतरी भागों में कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि भाई यहाँ पर समझिए, मैप कहाँ गया, ये पवने चल रही है, पछुआ पवने इस प्रकार से,
तो भाई पहले पवन आई इस महाद्वीप में, यहाँ पर समझ रहे आप, तो पश्चिमी भागों में वर्षा कर दिया इसने। फिर आगे जाएगा तो कम जल होता जाएगा, आगे जाएगा तो कम आर्द्रता, कम आर्द्रता, कम आर्द्रता, यहाँ आते आते तो बहुत ही कम वर्षा होगी। आप समझ रहे हैं ना बात। तो जो पवन पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है वो पश्चिम में ज़्यादा बारिश करवाएगी, फिर पूर्व में आते आते कम बारिश उसमें होती जाएगी। फिर ऐसा है ध्रुव न्यूनदाब वर्षा की पेटी। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर तो एकदम न्यूनी वर्षा होती है। क्यों वर्षा कम होती है? क्योंकि वहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र हमेशा बना रहता है, और जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पर संवहन करके पवनें ऊपर नहीं बढ़ेंगी, और जब संवहन नहीं होगा पवनों का तो बारिश किससे होंगी? बादल ही नहीं बनेंगे तो, है ना। तो वहाँ पर बहुत ही कम ध्रुवों के पास में बहुत कम वहाँ पर वर्षा होती है। वहाँ पर वर्षा अगर होती भी है तो वो हिम के रूप में ही वर्षा होती है। तो ये हमने वर्षा की पेटियाँ देख ली, मुख्य कौन से देख ली। यहाँ पर मैं मैप बना दूँ, पृथ्वी बना लूँ। यहाँ पर देखिए, एक तो 0 से 10 डिग्री उत्तर और 10 से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में वाला क्षेत्र हो गया। आप समझ रहे हैं बात। इस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? इस क्षेत्र में पाई जाएगी अपनी भूमध्य रेखी। तो यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है, रोज वहाँ पर वर्षा होती है। फिर इस 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है। ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। पछुआ पवनों के प्रभाव, पूर्वी, ये ट्रेड विंड्स के प्रभाव में आता है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में यहाँ पर वर्षा होती है ना। तो पूर्व में ज़्यादा वर्षा होगी, पश्चिम में कम होगी। फिर आ जाता है यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र आएगा तो यहाँ पर तो न्यून वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा यहाँ पर होती है। फिर आ जाता है एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र आ जाता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है कि शीतकाल में वर्षा होती है, और वो चक्रवातों की वजह से वर्षा होती है। ठीक है। फिर आ जाता है अपना उपोष्ण उपध्रुवीय क्षेत्र, जो अपना न्यूनदाब पेटी है। वहाँ पर तो खूब वर्षा होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर आ जाता है उच्च अपना ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में हो पाती है ना। इस प्रकार से हमने वर्षा का वितरण जो है पूरे विश्व में पढ़ लिया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या आपको कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भाई बंधु दोस्त मित्र सखा आपके जान पहचान में है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो या निठल्ला बैठा हो, तो भी आप जो है 2 ज्ञान के शब्द तो उसे भी प्राप्त हो ही जाएंगे, उसे आप रिकमेंड कर दीजिएगा, है ना। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।